हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब पर। तो आज हम दोस्तों इस कक्षा में यूजीसी नेट में आए हुए प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस तरीके पर मत जाना कि हम तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन दोस्तों कभी भी ग्रेड तय नहीं करते हैं। क्वेश्चन होते हैं कहाँ पर आपका क्वेश्चन आया है। और इस बार जैसा कि आपका जो पेपर है वो गहराई से बनने की संभावना है, और मैं दोस्तों ये बात आपको अच्छी तरह से बता देना चाहता हूँ और ख़ुद भी जानता हूँ कि यदि कोई भी आपका क्वेश्चन गहराई से पूछा जाता है सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में, तो वो क्वेश्चन 99% आपके यूजीसी नेट या फिर कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ होता है। ठीक है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो भी यूजीसी नेट के अब तक के जितने पेपर लगे हैं उनमें से आपको मैं जितने ज़्यादा हो सके करवा सकूं। ठीक है, जो पहले पेपर थे उनका ज़्यादा सिलेबस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बाद में सिलेबस में काफ़ी विस्तार किया गया है। ठीक है, जो आपके वर्तमान सेकंड ग्रेड से और आपके जो फर्स्ट ग्रेड से मेल नहीं खाता है। लेकिन जो पहले के पेपर थे वो दोस्तों काफ़ी हद तक आप इस पेपर को देख करके जान पाएंगे कि कोई भी जो यूजीसी नेट है वो कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पर दोस्तों माइनस मार्किंग ना होते हुए भी यूजीसी नेट है उसकी 60, 55, 58 ये कट ऑफ हैं उसकी जाती हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना विस्तार सिलेबस का किया गया है। गहराई क्वेश्चन का टाइप है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। यहाँ पर आपको लगेगा कि सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन हमारे लिए चल रहे हैं। बहुत दोस्तों सरल, मैंने आपको जितना पढ़ाया है मुझे आशा है कि आप यहाँ पर 75 में से दोस्तों कम से कम 70 क्वेश्चन वो आप यहाँ पर आराम से कर देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों का 2012 में नेट में हमारा है वो क्या प्रकार रहता था, किस स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, जिससे कि आपको ये भी हो सके कि भाई यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है वो आपके सीधे यहाँ से उठ करके आया है। ठीक है, जो कठिन क्वेश्चन है वो सबसे पहले बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, धीरे धीरे वो छोटी परीक्षाओं में फिर आना शुरू होते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिएगा। और यदि आप हिंदी हब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है वो हम दोस्तों देखते हैं। तो उस समय दोस्तों 2012 में आपके द्वितीय पेपर में आपके 75 क्वेश्चन आते थे, लेकिन वर्तमान में आप देखते हैं कि आपके 100 क्वेश्चन हैं वो आते हैं। ठीक है, पहले पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, दूसरे में 100 हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेट का अभी जो पेपर है वो होने वाला है, फॉर्म वगैरह हैं वो भर लिए गए हैं, लेकिन जो हमारा चैनल है दोस्तों ज़्यादातर आरपीएससी को समर्पित है। इसके बाद में हम दोस्तों नेट वगैरह की है वो, जैसे ही आप ये फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड है उसको आप क्लियर करते हैं, उसके बाद में आप ज़्यादातर आप में से नेट करेंगे, तो फिर उसके बाद में हमें नेट को चैनल है वो समर्पित करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर ये भाषा विज्ञान से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है और नॉर्मल सा आपका क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का विकास है वो किससे हुआ है, मागधी से, पैशाची से, सौरसेनी से या अर्ध मागधी से। बताइए 75 में से आपके कितने सही होते हैं, कमेंट में आपको लिख करके बताना है। कोई भी दोस्तों कठिन क्वेश्चन नहीं है, 2-4 क्वेश्चन आपको लगेंगे जो आपके सिलेबस से भी बाहर हैं। ठीक है, तो उनकी आपको चिंता नहीं करनी है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके जो ब्रज भाषा का जो विकास है दोस्तों वो आपके जो सौरसेनी है। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश है। इसके 2 भाग हैं, एक तो आपकी पश्चिमी हिंदी हो जाएगी, एक आपकी पूर्वी हिंदी हो जाएगी और एक आपकी पहाड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से यहाँ पर ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ थी, जिसमें आपकी खड़ी बोली हो गई जिसे कौरवी कहा जाता है, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, तो इस प्रकार ब्रजभाषा का जो विकास है वो आपके सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। 11वीं 12वीं की दोस्तों जो पुस्तक आपने अब तक पढ़ी है उसमें से देखना कि एक भी यदि क्वेश्चन बाहर उसमें से चले जाए तो बताना। तो जो अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था है दोस्तों वो हो जाएगी आपके अवहट्ट। ठीक है, सबसे पहले संस्कृत आई, फिर आपकी पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, उसके बाद में अवहट्ट आई और उसके बाद में हिंदी का विकास हुआ था। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 8, 12, 10, 9।
बताइए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 8। ठीक है, अपभ्रंश में जो स्वरों की संख्या मानी जाती है वो आपके 8 मानी जाती है। 4 तो आपके ह्रस्व स्वर हो जाएंगे आ ई उ ए। ठीक है, और 4 की आके दीर्घ स्वर हो जाएंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा ओ। ठीक है, यानी कि ओ औ नहीं था। ठीक है, और आई नहीं था। ये हैं वो आदिकाल में स्वर आते हैं। आपने जैसे देखा होगा कि आपके अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं पौम चर्यू, ठीक है, तो वहाँ पर आपके इस प्रकार से आपकी रचनाएं लिखती थी। औ की या फिर आई की कोई भी आपने रचना का नाम नहीं देखा होगा। तो चलिए अगला चलते हैं। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो ये दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, मगही ये आपकी बिहार की है। ठीक है, मगध वगैरह के आसपास की है, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? रूप रचना, ध्वनि, इतिहास, अर्थ। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके इतिहास। कि भाषाओं का जो वर्गीकरण है ना वो आपके इतिहास के आधार पर किया जाता है। जैसे कि हिंदी है वो आपके भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, जिसमें आपके भारत है और जो यूरोपीय देश हैं, ठीक है, उनका जो परिवार है वो आपका आता है। तो ये आपके भाषा विज्ञान से दोस्तों 4-5 आपके क्वेश्चन हैं वो पूछे गए थे। अब हम दोस्तों आप घुसते हैं हम इतिहास के अंतर्गत। तो आपने देखोगे मैंने आपके 4-5 टेस्ट है वो आपके लिए हैं। इसके अलावा मैंने जो आपको जो दोस्तों रेगुलर यदि किताब पढ़ रहा है तो उसको पता चलेगा कि उस किताब में कितनी दम है और मैं उसको क्यों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके पुष्पदंत हैं वो आपके 10वीं शताब्दी के कवि थे, जिन्होंने एक महापुराण रचना लिखी थी जिसे कि आपके 63 जो गुणालंकार महापुराण भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी रचनाएं जसहर चरित, डेय कुमार चर्यू, ठीक है, इनको आपके अपभ्रंश का है वो बभूति कहा जाता है। ठीक है, और आपके जो भाखा की जड़ है शिव सिंह सेंगर ने इनको कह करके पुकारा है। शिव सिंह सेंगर ने इनको वेद व्यास भी कह करके पुकारा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको खूब है, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने करा रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपके 10वीं शताब्दी के ये कवि हैं। अगला है आपके दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश विद्याधर, सरहपा, पुष्पदंत या फिर शबरपा। तो दोस्तों दोहा कोश है वो आपके आराम से जानते हैं, जो कि हिंदी के सर्वमान्य स्वीकृत कवि हैं सरहपा, उनकी ही रचना है दोहा कोश। काव्य की रीति सिख्यो सो कवि ने सो, देखी सुनी बहुलोक की बातें। इस काव्योक्ति के कवि हैं केशवदास, मतीराम, पद्माकर और भिखारीदास। तो ये जो दोस्तों पंक्ति है वो आपके भिखारीदास की है। जब हम रीतिकाल पढ़ते हैं तो रीतिकाल में जो रीति शब्द की व्याख्या है उसमें हम हिंदी आचार्यों द्वारा दी गई जो पंक्तियाँ या फिर हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम रीति पढ़ते हैं। ठीक है, वैदर्भी रीति, आपकी कोड़ी रीति। ठीक है, तो ये जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारी परिभाषाएँ आती हैं, देव कवि की आ जाएगी, भिखारीदास की आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार की परिभाषाएँ आती हैं, हिंदी आचार्यों ने क्या क्या रीति से किस प्रकार से उसे संबोधित किया, तो ये आपकी भिखारीदास की भाषा हो जाएगी। हरी रस पिया जान ये जे कबू ना जाए खुमार, कि हरी रस को पीकर के दोस्तों कभी भी जो खुमारी है, जो बेहोशी है, ठीक है, वो नहीं जाती है। मेमनता घूमत परे ना ही तन की सार। इस काव्य पंक्तियों के कवि हैं। तो ये पंक्तियां ही बोल रही हैं कि मैं किसकी पंक्ति हूँ। ठीक है, तो इनके जो दोस्तों कवि हैं वो आपके हो जाएंगे सूरदास, कबीरदास, रसखान या फिर नंददास। बताइए, तो इनके जो कवि हो जाएंगे वो होंगे आपके कबीर दास। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों वो हो जाएगा देव कवि की रचना है काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय और भावविलास।
तो ये जो देव कवि की जो दोस्तों रचना है वो आपकी हो जाएगी भाव विलास, ठीक है, भाव विलास, ठीक है। और भवानी विलास जो कि भवानी दत्त वैश्य के आश्रम में बची गई थी। तो ये आपकी विलास, ज़्यादातर विलास वाली जो रचनाएं हैं वो आपकी ज़्यादातर देव कवि की हैं, लेकिन कई बार इसमें परीक्षक है वो घुमाता है, ठीक है, जैसे कि अवध विलास है वो आपके लाल दास की है। तो इस प्रकार भी आपको याद रखना है कि कौन सी है वो रचना देव कवि की नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यदि देव कवि की रचनाओं से आपके प्रश्न देता है तो वो आपको यहाँ पर घुमाने का है वो प्रयास करता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम अन्य रचनाओं की बात करें तो जो काव्य निर्णय है वो आपकी प्रसिद्ध रचना है, बहुत बार आपके पूछी जाती है, ये आपके भिखारी दास की है, ठीक है। और जो रसराज है वो आपके मतीराम का ग्रंथ है, रसराज हो गई ये आपके ललित ललाम हो गया, ये मतीराम के ग्रंथ हो जाएंगे। श्रृंगार निर्णय है वो आपके फिर भिखारी दास की हो जाएंगी, ठीक है। तो दो तो काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय ये भिखारी दास की, और रसराज है वो आपके मतीराम का, भवानी विलास है वो आपके कविदेव की रचना हो जाएगी। तो अगला आपका दोस्तों प्रश्न हो जाएगा कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं तुलसीदास, शूरदास, कृष्णदास और सुंदरदास। बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपका, इसके जो उत्तर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे आपके सूरदास। अष्टछाप की स्थापना किसने की? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास, रामानंद। तो इसके जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने अष्टछाप के कवियों को मंडली बना करके उन पर अपने आशीर्वाद की मोहर है वो लगाई थी। सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं, बहुत बार मैंने आपको क्लासों में पढ़ाते समय बताया है, हित हरवंश, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, मध्वाचार्य। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सखी संप्रदाय के वो प्रवर्तक हैं आपके स्वामी हरिदास। तो आप देख रहे हैं दोस्तों 2012 में कितना आपका बहुत ही आपका आसान पेपर आता था। यदि आज ऐसा पेपर आ जाए दोस्तों यूजीसी नेट का तो 100 में से 100 लेने वाले दोस्तों गिनतियां नहीं मिलेंगी, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके हनुमान बाहुक, ठीक है। हालांकि दोस्तों ये है वो कवितावली का ही एक परिशिष्ट माना जाता है, इसे बाद में कवितावली में ही शामिल कर दिया गया था। लेकिन हनुमान बाहुक के बारे में कहा जाता है कि तुलसी ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने बाहु रोग की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहुक नाम की रचना की है वो, इसकी ग्रंथ की रचना है वो की थी। मृगावती किसकी रचना है? उस्मान की, कुतुबन की, मंझन की, जायसी की। तो ये दोस्तों आपकी जो कुतुबन की है वो मृगावती आपकी हो जाएगी, ठीक है। उस्मान की चित्रावली हो जाएगी, मंजन की मधुमालती हो जाएगी, जायसी की पद्मावत हो जाएगी, या खरावट हो जाएगी, आखिरी कलाम हो जाएंगी। निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? नंबर 1 पर श्री रामचरित मानस की है, कवितावली की है, विनय पत्रिका की है, या गीतावली की है। तो दोस्तों बहुत ही यदि थोड़ी सी आप इसमें समझ लगा जाएं कि जो कवितावली है, ठीक है, उसमें तो कलिकाल का वर्णन किया गया है, विनय पत्रिका है उसमें पद हैं, कवितावली में सवैये और दोहे हैं, जबकि ये जो उदाहरण है वो आपके दोहा छंद का है, ठीक है। और रामचरितमानस में चौपाई और दोहा दोनों का प्रयोग किया गया है। गीतावली है दोस्तों, ठीक है, यदि दोहावली होती तो मान लेते चलो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोहा है वो रामचरितमानस का ही केवल निकल के सामने आ रहा है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो रामचरितमानस हो जाएगा। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? कि अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, और अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। केशवदास, भिखारीदास, देवकवि, चिंतामणि। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों बहुत ही आपकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, बार बार आपके ये एग्जामों में पूछी जाती हैं कि अविधा को दोस्तों सबसे उत्तम बताने वाले कवि हैं। यहाँ पर एक भी इससे प्रश्न बनता है तो वो हो जाएंगे कवि आपके देवकवि, ठीक है। ये जो पंक्तियां हैं तो शब्द शक्तियों के बारे में जो परिभाषा दी है, उनके स्तर के बारे में जो बताया वो देवकवि ने बताया कि अविधा है वो सबसे अच्छी शब्द शक्ति है वो मानी जाती है, और लक्षणा है वो मध्य है, और जो व्यंजना है वो रस विरस यानी कि उसमें कोई भी रस नहीं होता है, अधम मानी जाती है, सबसे निकृष्ट मानी जाती है, ठीक है, हर समय वो उल्टी ही बात कहती है।
निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? रसराज, ललित ललाम, रसविलास और छंदसार। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके जो ये रसविलास है वो आपके मतीराम का ग्रंथ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रीति मुक्त कवि नहीं है? तो आजकल दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं वो देखने को भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है लेवल का। निम्नलिखित में से कौन सा रीति मुक्त कवि नहीं है? बोधा, पद्माकर, ठाकुर, आलम। तो आपकी जो रीति मुक्त कवि हैं वो मुख्य रूप से 5 माने जाते हैं: घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा और द्विजदेव। तो यहाँ पर जो पद्माकर हैं दोस्तों वो आपके रीतिबद्ध कवियों में शामिल किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 1900 जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो भी आपकी यदि आपने सिलेबस से आपके बाहर है तो वो एक आध क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल ऊपर ऊपर से तैरते हुए आ गए आपकी जवान पर, आपके जो पोटुए हैं, ठीक है, आपकी उंगलियों पर दोस्तों, पोरों पर वो हैं रटे हुए होंगे। चंडी चरित्र है वो किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की, भूषण की, लाल कवि की और सूदन की। तो ये जो दोस्तों चंडी चरित्र है वो आपके गुरु गोविंद सिंह की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों भक्ति काल के अंतर्गत या रीति काल के अंतर्गत वो हैं जो सबसे बड़े हैं भूषण, ठीक है, राष्ट्रकवि के रूप में माने जाते थे उस समय के, और उन्होंने ओजरस से वीर रस से युक्त हैं वो कविताएं लिखी थी। इसके अलावा के पद्माकर हो जाएंगे और एक कवि सूदन हो जाएंगे जो कि हमारे भरतपुर जिले के महाराज सूरजमल के हैं, वो राजकवि थे जिन्होंने सुजान चरित नामक रचना की, जो कृति है उसकी रचना की थी। और इनकी जो भाषा है दोस्तों उसके शुक्ल ने उसकी बहुत आलोचना की है कि इन्होंने अपने शब्दों को है वो बहुत तोड़ा मरोड़ा है। ठीक है, और पंजाबी भाषाओं के विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मेल किया है। इनका जो ग्रंथ है वो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन उसका जो काव्य है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी रीति काल में वीर रस युक्त काव्यों में कवि सूदन की गणना है वो की जाती है। बड़ा भारी विशालकाय ग्रंथ है जिसका है वो विभाजन 7 जंगों में किया गया है। ठीक है, अब मैं उसकी आपकी पंक्तियाँ हैं जो मैं इतिहास पढ़ाऊँगा तब आपको सुनाऊँगा, लेकिन यहाँ नहीं सुनाऊँगा दोस्तों, थोड़ी सी समय की सीमाएँ हैं। ज्यों ज्यों बसे दूर जात दूरी प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकर हमारे में। भ्रमर गीत प्रसंग में संबंधित उपर्युक्त पंक्तियों के कवि हैं। नंददास, सूरदास, सत्यनारायण कविरत्न और जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये ब्रज भाषा के अंतिम सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्होंने आपके बिहारी सतसई है, बिहारी रत्नाकर की है वो रचना की थी। ठीक है, टीका लिखी थी जो कि सर्वाधिक बिहारी सतसई पर सर्वाधिक लिखी गई प्रमाणिक टीका मानी जाती है। हालांकि क्वेश्चन ये मुझे पता नहीं था दोस्तों, ठीक है, ये पंक्तियाँ मुझे पता नहीं थी, लेकिन मुझे पता है कि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की वो भाषा क्या है। ठीक है, तो भाषा शैली को ही देख करके, इनके छंद को ही देख करके, घनाक्षरी ये छंद है, इनको देख करके ही मैंने नंददास है, सूरदास है वो अलग काट दिए। ठीक है, सत्यनारायण कविरत्न है, उनकी भी एक भ्रमर दूत रचना है, ठीक है, वो भी मैंने काट दी। मुझे पता है कि ये आपकी शैली हो सकती है, तो आपकी जगन्नाथ दास रत्नाकर की ये आपकी शैली हो सकती है, क्योंकि जो उद्धव शतक है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने वो पूरा का पूरा आपके सवैया और जो घनाक्षरी छंद हैं उनमें ही आपका लिखा है। निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? भाषा योग वशिष्ठ, भाषा पद्म पुराण, नासकेतोपाख्यान, दृष्टांत सागर। बताइए दोस्तों। तो आपका जो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके नासकेतोपाख्यान। ठीक है, जो कि आपके लल्लू लाल की है वो रचना है। नासकेतोपाख्यान ये दोस्तों ये आपकी सदल मिश्र की रचना है। लल्लू लाल की है प्रेम सागर है। ठीक है, सदा सुखलाल उसकी हो जाएगी सुख सागर, और जो हो जाएगी रानी केतकी की कहानी जिसे कि उदयवान चरित कहा जाता है वो आपके सैयद इंसाअल्लाह खां की आ जाएगी। ये चारों जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, वो आपके हिंदी के गद्य के आरंभिक विकास के 4 लेखकों में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से आपके हो जाएगा? सबसे पहले आपके हो जाएगा साहब सदासुख लाल नियाज, सैयद इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल और आपके जो सदल मिश्र, जिन्होंने
1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी और इसने गद्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, यहाँ पर जो जॉन गिलक्राइस्ट है वो आपके पहले यहाँ पर प्रोफेसर थे। और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित कौन नहीं था। जो अंतिम दो हैं, ठीक है, सदल मिश्र हो जाएगा और आपके जो लल्लू लाल हो जाएंगे, ये आपके फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। गिलक्राइस्ट भी थे। ठीक है, तो ये हमको फोर्ट विलियम कॉलेज है, जब पढ़ेंगे दोस्तों गद्य के विकास में तब हम दोस्तों विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ पर जो नाचकेतो उपाख्यान है वो आपके लल्लू लाल की रचना है, जिसका रचना है वो आपके फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हुआ था। भाषा योग वशिष्ठ है, वो आपके रामप्रसाद निरंजनी की रचना है, लगभग 17वीं शताब्दी की। और जो भाषा पद्म पुराण है वो आपके पंडित दौलत राम की रचना है। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट और रामचरण गोस्वामी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपके राधा कृष्ण दास। ठीक है, तो निस्सहाय हिंदू के नाम से है वो राधा कृष्ण दास ने उपन्यास लिखा था। अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास द्वारा रचित नहीं है। रणधीर, प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, तप्ता सम्रण और संयोगता स्वयंवर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास, जिनका कि हिंदी का पहला अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु 1882 में उसके लेखक है वो लाला श्रीनिवास दास हैं। तो इन्होंने दोस्तों 3 है वो नाटकों की रचना की थी। ये नाटक हैं रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता सम्रण और संयुक्ता स्वयंवर। तो महारानी पद्मावती है, ये इनका दोस्तों रचनाकार जो नाटक है वो नहीं है। अगला हम दोस्तों पढ़ेंगे राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद है वो कब किया था। 1863, 1876, 1880, 1881। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपके 1863 में। ठीक है, इसको दोस्तों जो पहला जो अभिनीत नाटक है वो आपके शाकुंतल नाटक है। ठीक है, शकुंतला नाटक है वो आपके राजा लक्ष्मण सिंह का है, इसे ही माना जाता है। कुछ दिन पहले मैंने आपको कमेंट कम्युनिटी में आपके कुछ ये क्वेश्चन डाले थे नाटक के कि हिंदी का नाटक है वो पहला कौन सा माना जाता है। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल ने और जो डॉक्टर बच्चन है उन्होंने हिंदी का जो पहला नाटक है वो आपके माना है आनंद रघुनंदन को, जो कि रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ द्वारा रचित माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हो गए आपके गणपति चंद्रगुप्त, ठीक है, वो आपके मानते हैं गोरक्ष विजय को। इसके अलावा हो गए आपके जो ओझा हैं, ठीक है, जो आपके दशरथ ओझा हैं वो आपके मानते हैं ज्ञ सुकुमार रास। ठीक है, इस नाटक को पहला नाटक मानते हैं। पहला अभिनीत नाटक है वो आपकी शकुंतला हो जाएगा, जो कि राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित नाटक है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद है। निम्नलिखित में से भारतीय हिंदू का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। अंधेरी नगरी, विशस्य विषमोषधम, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपके भारत दुर्दशा। ठीक है, जो भारत दुर्दशा है वो आपके प्रबोध चंद्रोदय नाटक की प्रतीकात्मक शैली पर आधारित आपकी रचना है। अगला है बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कार्य से जुड़े थे। ब्राह्मण, सरस्वती, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो आपके हो जाएगा हिंदी जो प्रदीप पत्रिका है वो आपके बालकृष्ण भट्ट हैं वो आपके निकालते थे। कवि वचन सुधा 1868 है दोस्तों। सरस्वती आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी है। कवि वचन सुधा आपकी भारतेंदु है। ठीक है, और ब्राह्मण जो पत्रिका है वो आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध है वो निकालते थे मिर्ज़ापुर से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा दोस्तों मैं यहाँ पर विराम लेना चाहूँगा, थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब नहीं हो, नोटिफिकेशन वगैरह वो आते रहते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कार्य से। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का वो संपादन किया था। तो यहाँ पर जो कवि वचन सुधा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो जाएगी। सरस्वती है वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगी। और जो ब्राह्मण है वो आपके किसकी हो जाएगी, प्रताप नारायण मिश्र की हो जाएगी। ठीक है, शायद इससे पहले मैंने आपको प्रेमगंज जी बता दिया। प्रेमगंज जी की पत्रिका अलग है, क्षमा चाहता हूँ, उसकी पत्रिका है आनंद कादम्बरी।
तो अब दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? प्रिय प्रवास, देखिए दोस्तों कोई भी यदि गलती से, क्योंकि मैं जहाँ पर वीडियो शूट करता हूँ, ठीक है, बनाता हूँ आपके लिए, वहाँ पर कई सारे डिस्टर्ब ऐसे हैं, ठीक है, उनमें मेरा ध्यान है, ठीक है, कई बार कुछ बोलते हैं कुछ निकल जाता है, तो आप इसको बताने का कृपया प्रयास करिएगा। यदि कोई आपको डाउट होता है कि सर ये बात आप गलत बोल रहे हैं, देखिए मानवीय भूल है, कोई भी बात गलत भी भूल जाती है या कोई बात ध्यान नहीं आती है, ठीक है, तो आप इसको एक प्रॉपर और दोस्तों पॉजिटिव वे में लें, सकारात्मक रूप से आप मुझे बताने का प्रयास करें, जिससे कि आगे दोस्तों वो गलती है वो नहीं हो, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखता हूँ दोस्तों कोई गलती नहीं हो, फिर भी यदि कई बार होता है, पता है आपको, अच्छों से गलतियाँ हो जाती हैं, पर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो कृष्ण कथा पर आधारित जो रचना है वो आपकी कौन सी है, कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर प्रिय प्रवास बिल्कुल है साहब, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, ठीक है, जिसे कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, ठीक है। राधा ने पवन को यहाँ पर माध्यम बनाया है कृष्ण के लिए। भ्रमर दूत है वो आपकी सत्यनारायण कवि रत्न की रचना है, ठीक है, जो आपकी कृष्ण कथा पर आधारित है। अंधा युग है वो आपके दोस्तों धर्मवीर भारती का आपका एक ये गीति नाट्य है, ठीक है, जो कृष्ण कथा पर आपके आधारित है। और अग्निलीक है ये दोस्तों आपके भारत भूषण अग्रवाल की रचना है, ये राम कथा पर, ठीक है। अग्निलीक यानी कि कौन सी अग्निलीक, जो आपकी जो सीता वगैरह है, ठीक है, वो अग्नि परीक्षा देती है, तो वो अग्निलीक उसकी बात की जा रही है। तो ये राम कथा पर आधारित रचना है भारत भूषण अग्रवाल की। शिव शंभू के चिट्टे के निबंधकार हैं बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट और आपके अध्यापक पूर्ण सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। शिव शंभू के चिट्ठे हैं वो आपके बाल मुकुंद गुप्त हैं, इसके रचनाकार हैं। और इन्होंने जो तत्कालीन जो गवर्नर थे, ठीक है, जो लॉर्ड कर्जन थे, जिन्होंने बंगाल का विभाजन है वो किया था, ठीक है, उसके विरोध में दोस्तों ये शिव शंभू के चिट्ठे हैं, प्रतीकात्मक शैली में उन्होंने यहाँ पर लिखा था, ठीक है। अध्यापक पूर्ण सिंह का एक निबंध है मजदूरी और प्रेम, बहुत ही दोस्तों प्रसिद्ध है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की हमने देख लिया, हिंदी प्रति पत्रिका। गुलेरी जी तो आपको पता ही परिचित हुई हैं, उसने कहा था कहानी है इनकी, बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला जो हम दोस्तों प्रश्न है वो देखते हैं कि घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उपर्युक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और नरेंद्र शर्मा। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने भी दोस्तों प्रसाद को थोड़ा सा पढ़ा है, आंसू को जिन्होंने पढ़ा है, एक आध बार भी पढ़ा है, तो वो यहाँ पर लगा सकते हैं कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई और दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, तो आंसू शब्द है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये जयशंकर प्रसाद की जो आंसू इन्होंने खंडकाव्य लिखा था, ठीक है, वियोग उसमें प्रधान है, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। कि धिक आए तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मपूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए, कैसी शिक्षा कैसे विराम पर आए। ये बात उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से माना जाता है? ऑप्शन है आपकी साकेत, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा और संशय की एक रात। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके तुलसीदास नामक जो आपके खंड काव्य इन्होंने लिखा था, राम, जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, तो उसमें ये रत्नावली है जो कि तुलसीदास की पत्नी थी, तो उसने धिक्कारपूर्ण वचन है वो अपने पति तुलसीदास को कहे थे, और इन्हीं वचनों को सुनकर के तुलसीदास का है वो सांसारिक मोह माया से विमोह होकर के और ये वहाँ से घर ना जा कर के सीधे ये अपनी एक जो यात्रा है तुलसीदास बनने की उसको आरंभ कर देते हैं। साकेत महाकाव्य है वो आपके मैथिली शरण गुप्त का है। राम की शक्ति पूजा है वो आपके निराला की रचना है, ठीक है, बहुत एक लंबी रचना है, 312 पंक्तियों की रचना है दोस्तों ये, ठीक है। कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर, आज का तीक्ष्ण
विद्युत शरविद्रे क्षिप्रकर वेग प्रकर शतशैल संवरणशील नील नवगर्जित स्वर प्रतिपल परवर्तित विहु वेद कौशल समूह है राक्षस वृद्ध प्रत्यु है क्रोध कपि विषम हु है विक्षित वहनी राजीव नयन हतलक्ष बाण लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान राघव लाघव रावण वारण युग्म प्रहर उद्धत लंकापति कवि दलवर विस्तर अन्वेष राम विश्वजित दिव्य शरभंग वाव विद्यांग बद्ध को दंड मुष्टिकर रुधिर राव रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर नरवर मोक्ष मूर्छित सुग्रीव अंगद भीषण गवाक्ष के नल वारिस सौमित्र बलपति अगणित मल्ल रोध गवजित प्रल्याप दीक्षुब्ध अन्मत केवल प्रबोध उद्गीरित वहनी भीम पर्वत कवि चतु प्रहर जानकी भीरु उर आशा पर रावण संबल लौटे युगदल राक्षस पत्तल पृथ्वी टल मल बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल वानर वाहिनी खिन्न लख निजपति चरण चंद चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न। तो ये प्रारंभिक 18 पंक्तियां हैं जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ऐसी बहुत सारी जो कविताएं हैं वो हमने किसी समय पर याद की थी। ठीक है, सुनाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, लेकिन ये इस पूरी क्लास में ये कविता ही पूरी हो जाएगी। 3 से 12 पंक्तियों की ये कविता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपकी रामकिशन संशय की जो एक रात है वो आपके नरेश मेहता है। ठीक है, तो उनकी आपकी एक ये रचना है। तुलसीदास आपके निराला की हो गई। तो कविता 2 शब्दों के बीच की नीरवता में बहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपर्युक्त जो मत है वो किसका है? तो ये जो मत है दोस्तों वो हो जाएगा आपके नामवर सिंह का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, शमशेर बहादुर सिंह का और अज्ञे का। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके अज्ञे का। ठीक है, कविता के बारे में ये बात अज्ञे जी ने कही है। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? राज्यश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी और विशाख। तो ये जो नाटक है दोस्तों तत्कालीन समय में स्कंदगुप्त है, ये अनंत देवी है वो स्कंदगुप्त की नाटक की पात्र है। ठीक है, और प्रसाद का एक नया नाटक है, तो दोस्तों प्रसाद का नाटक तो लगा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो स्कंदगुप्त नाटक की अनंत देवी है वो पात्र हैं। ये सिलेबस में नेट के में दोस्तों स्पष्ट रूप से लगा गया था। ठीक है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपका इसलिए पूछ लिया गया है पात्रों से, लेकिन सेकंड ग्रेड वगैरह में हिसाब से नहीं पूछेगा कि भाई। ठीक है, देवसेना पूछ सकता है आपसे, कार्नेलिया पूछ सकता है। ठीक है, ध्रुवस्वामी है वो पूछ सकता है। तो ध्रुवस्वामी है वो आपके इसमें जो नायिका है दोस्तों, नायक कहीं नहीं है। ठीक है, इसमें विवाह एवं तलाक की समस्या को दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें नायिका है वो ध्रुवस्वामी है। ठीक है, और जो देवसेना है और आपकी कार्नेलिया है, ठीक है, वो भी इसकी प्रमुख पात्र है इनके नाटकों की, जो कि चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मिलन, पथिक, स्वप्न और नहुष। तो ये दोस्तों आपके उत्तर हो जाएगा इसका आपका नहुष। ठीक है, मिलन, पथिक और जो स्वप्न है वो आपके राम नरेश त्रिपाठी ने लिखे हैं, लेकिन जो नहुष खंड काव्य है वो आपके लिखा है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, तो ये नहुष काव्य आपने लिखा है। इसकी कथा क्या है थोड़ी सी, कि जो नहुष है दोस्तों वो अपने पौरुष के बल पर, अपने ताकत के बल पर, अपने साहस के बल पर है वो स्वर्ग का साम्राज्य बन जाता है। ठीक है, और उसको ले जाते हैं। इंद्र है उसको जो स्वर्ग है उसका वो अधिपति बन जाता है। ठीक है, और साथ जो उसको पालकी को उसको ले जाते हैं, तो उसमें आपका उसका है जो कंधा है वो लग जाता है, एक ऋषि के सर से उसका टकरा जाता है पाँव, तो वो उसको शाप दे देता है। ठीक है, कि तुझे पीमड़ा सांप है वो खा लेगा। ठीक है, तो ये ऐसी थोड़ी सी इसकी कथा है नहुष की। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? प्रदीप सौरभ का, महुआ माझी का, रीता शुक्ला का और तुलसीराम का। दोबारा सुनिए दोस्तों, मुन्नी मोबाइल है वो किसका उपन्यास है? प्रदीप सौरभ का, महुआ माझी का और रीता शुक्ला का और तुलसी राम का। तो ये जो दोस्तों उपन्यास है वो आपका हो जाएगा आपके प्रदीप सौरभ का। ठीक है, इसके अलावा आपके महुआ माझी हैं, रीता शुक्ला हैं, तुलसी राम हैं। ठीक है, तुलसी राम की एक मैंने आपको क्वेश्चन डाला था, आपको जो मुर्दैया जो आत्मकथा है, दलित लेखक हैं ये, इनकी मुर्दैया आत्मकथा है। ठीक है, ये जो आपके ये लेखक हैं इतने ज़्यादा आपके नहीं हैं दोस्तों महत्वपूर्ण सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से। ठीक है, तो ये इनके लगे हुए होंगे यूजीसी नेट में, इसलिए यहाँ से दे दिए गए हैं। लेकिन जो तुलसी राम की है वो मुर्दैया है, कई बार आपकी पूछ ली जाती है। तो प्रदीप सौरभ है इसका जो उत्तर हो जाएगा मुन्नी मोबाइल का।
पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? चित्रा मुदगल की, मैत्रेयी पुष्पा की, चंद्रकिरण सोने रिक्शा की और मृदुला गर्ग की। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके चंद्रकिरण सोने रिक्शा। ठीक है, पिंजरे में मैना ये इनकी आत्मकथा है। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके मैत्रेयी पुष्पा की, यदि हम बात करें तो एक तो इनकी हो जाएगी दोस्तों कस्तूरी कुंडल बसे। ठीक है, इसके अलावा गुड़िया भीतर गुड़िया ये इनकी आत्मकथाएं हो जाएंगी। ठीक है, और पिंजरे में मैना है वो आपके चंद्रकिरण सोने रिक्शा की आत्मकथा मानी जाती है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है? श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और नंद दुलारे वाजपेयी का। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है दोस्तों आपको। तो 37वां प्रश्न है आपका, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये आपको भाषा से ही। शुक्ल को मैंने दोस्तों इतिहास को इतनी बार पढ़ा है, ठीक है, कि मुझे उनकी भाषा है वो एक एक शब्द नहीं याद हो पाया भले ही, लेकिन जो उनका भाषा है, जो उनकी शैली है वो मुझे ऐसा बैठ गई है कि शुक्ल का आप कोई भी कथन दो मैं उसको दोस्तों पहचान जाता हूँ कि भाई ये शुक्ल है। ऐसी जो बात है, ऐसी भाषा है वो केवल शुक्ल ही लिख सकते हैं। तो मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, तो ये भाषा है दोस्तों, मुझे पता है ये शुक्ल ही है, तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन हो जाएगा। जब मैं इतना साहित्य दोस्तों नहीं भी जानता था, ठीक है, अब भी कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन नहीं भी जानता था तब भी दोस्तों मैंने शुक्ल के कथनों को पहचानने में तो दोस्तों मैं शुरू से ही पारंगत हूँ। ठीक है, क्योंकि बीए में करते करते हमने इतने शुक्ल के कथन है वो रटे थे, ठीक है, कि अब उनकी इतनी आदत पड़ गई है कि शुक्ल का कथन है वो 10-5 कथन आप दे दीजिए तो उनमें अलग ही चमकता है। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? ड्राइडन का, टी.एस. इलियट का और क्रोचे का और लोंजाइनस का। तो ये जो दोस्तों कथन हो जाएगा आपके वो हो जाएगा आपका टी.एस. इलियट का। ठीक है, कि आलोचना का विषय कवि नहीं बल्कि कविता है। भाई कवि तो केवल कविता लिख रहा है, जो कुछ आलोचना आपको करनी है वो कविता की कीजिए। तो ये आपके थोड़ा सा जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र या फिर आपकी जो कविता है उसकी परिभाषाएं हैं, ठीक है, तो वहाँ पर है टी.एस. इलियट कहते हैं सत्वोद्रेकाद खंड स्व प्रकाशानंद चिन्मया वेद्यांत स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदरा लोकोत्तर चमत्कार प्राणय कैश्चित प्रमात्र भी और स्वाकारवद भिन्न त्वे नामा स्वाद्यते रस है। रस के विषय में उपयुक्त स्थापना किस आचार्य की है? तो ये तो दोस्तों आपका थोड़ा सा आपका कठिन है, ठीक है, कि रस के विषय में है, लेकिन पहचानने में दोस्तों कोई भी ऐसी गलती नहीं है, क्योंकि रस के विषय में जो ये परिभाषा है वो आपके आचार्य विश्वनाथ ने कही है। निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप, शकुंतला की अंगूठी और आषाढ़ का एक दिन। तो कालिदास से जो चरित्र से संबंध जिसमें कालिदास का वर्णन नहीं है दोस्तों वो हो जाएगा आपकी शकुंतला की अंगूठी, क्योंकि जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वो तो कालिदास ने लिखा तो है, लेकिन इसमें दुष्यंत और शकुंतला की केवल कहानी है। उसकी अंगूठी खो जाती है, वो मछली के पेट में चली जाती है, उसको ले जाता है मछुआरा, फिर वो ठीक है उसको याद आती है शकुंतला आती, तब वो सो जाता है, उसका बेटा भी पैदा हो जाता है भरत नाम का। ठीक है, तो ये बात है, वो शकुंतला की अंगूठी इसमें कहानी है। जो 8वां सर्ग है वो आपके दोस्तों सुरेंद्र वर्मा है, ठीक है, उनका एक नाटक है। कंधे पर जो बैठा सांप है वो आपकी मीराकांत का नाटक है। इसके अलावा जो आपका आषाढ़ का एक दिन है वो आपके इन सभी में कालिदास का चरित्र वर्णित है, तो ये भी आपके मोहन राकेश का नाटक माना जाता है। निम्नलिखित साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम जमाइए। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रपद्यवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, प्रगतिवाद, प्रपद्यवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद। बहुत ही आराम से दोस्तों आप कर सकते हैं इसको, कोई भी बहुत कठिन चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल छोटा सा सवाल है, छोटा सा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हमारी आती है इसमें छायावाद की, ठीक है, कि 1918 से या 1920 से 36 लगा लो, 1918 से 38 लगा लो।
छायावाद के बाद में ही हम प्रगति देखते हैं, ठीक है। प्रगति के बाद हुआ है 1943 में तार सप्ताह का प्रकाशन होता है, वहाँ पर हम आगे का प्रयोग देखते हैं। और उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं आपके प्रपद्यवाद, ठीक है, जिसके जो शुरुआत करता है वो आपके माने जाते हैं नकेनवाद, यानी कि जो नलिन बिलोचन शर्मा है। इसके अलावा इनके और दो थे, तो तीन हैं, उनको इसे नकेनवाद भी कह करके पुकारा जाता है। तो प्रयोगवाद के इसके अलावा 1955-56 के में तो ये प्रपद्यवाद है उसकी शुरुआत हुई थी, जो कि कुछ ही समय के लिए चला था। तो जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है, ठीक है। सोहनलाल द्विवेदी, सूरदास, केशवदास और जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर, सोहनलाल द्विवेदी, सूरदास, केशवदास, सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सोहनलाल द्विवेदी, केशवदास, सूरदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सोहनलाल द्विवेदी। बहुत ही दोस्तों कैसे कैसे कवि दिए हैं, आराम से इनको कोई भी जिन्होंने एक बार भी पढ़ा होगा वो भी लगा देगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा देखते हैं सबसे पहले कौन सा आएगा। तो सोहनलाल द्विवेदी, सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनमें से सबसे पहले आ जाएंगे आपके सूरदास। तो सूरदास किस में है, सूरदास आ जाएंगे, चल ठीक है। दूसरे पे आ जाएंगे केशवदास, बिल्कुल आ जाएंगे साहब। जगन्नाथ दास रत्नाकर बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में सोहनलाल द्विवेदी, ठीक है साहब। तो सी जो इसका है वो आपका उत्तर हो जाएगा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। कुबलेमाला, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। राउलवेल, कुबलेमाला कथा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, कुबलेमाला कथा, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल और कुबलेमाला कथा। तो बताइए दोस्तों, तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सबसे पहले तो कुबलेमाला रचना आ जाएगी, जो कि आपके लगभग 775 या 76-78 में आपकी जो रचित है, ठीक है। उद्योतन सूरी की ये रचना है। इसके अलावा राउलवेल जो कि आपके रोड़ा कवि की रचना है, ठीक है। तो कुबलेमाला हो जाएगा आपके, उसके बाद में आपके राउलवेल हो जाएगा, ठीक है, 10वीं शताब्दी की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हो जाएगा आपकी गद्य रचना है, ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण वो आपकी हो जाएगी दामोदर शर्मा की। वर्ण रत्नाकर हो जाएगी आपकी ज्योतिरीश्वर ठाकुर की, जो कि 14वीं शताब्दी की रचना है। तो आराम से यदि आपको पता है कि किसकी रचना है और कौन सी शताब्दी की रचना है तो आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। अब चलिए अगला, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। साकेत, प्रिय प्रवास, तुलसीदास। थोड़ा सा दोस्तों अब मैं थोड़ा सा स्पीड है वो बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि जो वीडियो है वो लगभग 42 मिनट की बन चुकी है और 75 क्वेश्चन हैं अभी हमारे, लगभग दोस्तों 30 क्वेश्चन बाकी हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। साकेत, प्रिय प्रवास, तुलसीदास, कृष्णायन। प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास, कृष्णायन। कृष्णायन, प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास, तुलसीदास, प्रिय प्रवास, साकेत, कृष्णायन। बताइए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपके, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी रचना आती है। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हिंदी का जो प्रथम खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य आता है वो आता है आपके प्रिय प्रवास, ठीक है। तो प्रिय प्रवास ये है, इसमें इसका उत्तर प्रिय प्रवास आ जाएगा। 1932 में आपके, 1931 में आपके साकेत आ जाएगा। इसके अलावा आपके तुलसीदास 1938 में आ जाएगी, सूर्यकांत त्रिपाठी इंद्राला की। और जो कृष्णायन है द्वारका प्रसाद की 1943 में आ जाएगी। तो ये उसका बी उसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। रचना काल के आधार पर दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है, ठीक है। तो दिनकर की डायरी, वट पीपल, संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर। वट पीपल, संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, दिनकर की डायरी। अब आपको इनमें से ही दोस्तों सबसे पहले कौन सी रचना है वो आपको छांट करके निकालनी है। तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने लिखी थी आपकी मिट्टी की ओर, ठीक है। उसके अलावा संस्कृति के 4 अध्याय, वट पीपल और दिनकर की डायरियाँ। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सी। ये दोस्तों थोड़े से लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि यूजीसी नेट को है
उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी लेखकों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी डेटों के बारे में थोड़ी आपकी जानकारी होनी चाहिए। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम बताइए। चित्रलेखा, विराट की पद्मिनी, बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर। विराटा की पद्मिनी, चित्रलेखा, बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर। सुहाग के नूपुर, चित्रलेखा, विराटा की पद्मिनी, बूंद और समुद्र, चित्रलेखा, सुहाग के नूपुर, विराटा की पद्मिनी। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि विराटा की पद्मिनी है, वो आपके वृंदावन लाल वर्मा का आपका वो उपन्यास है। ठीक है, तो विराटा की पद्मिनी हो जाएगा सबसे पहले। उसके अलावा हम चलते हैं भगवती चरण वर्मा यानी कि चित्रलेखा हो जाएगी। ठीक है, चित्रलेखा हो जाएगी, विराटा की पद्मिनी हो गया। बूंद और जो समुद्र है वो आपके अमृतलाल नागर का है, और सुहाग के नूपुर है वो भी आपके अमृतलाल नागर का है। ठीक है, कई बार आपके अमृतलाल नागर के उपन्यासों का क्रम है वो भी पूछा जाता है। तो रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान, गबन, सेवा सदन, गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, और सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने की दोस्तों एक आपकी ट्रिक होती है, वो ट्रिक ये है कि आपको कौन सी रचना आती है उसको पहले पकड़िए। आपको पता है कि गोदान है वो आपके मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था, 1936 में लगभग लिखा था। ठीक है, 1935 में हो गया, 36 में लगभग प्रकाशित हो गया था, और ये इनका दोस्तों अंतिम उपन्यास माना जाता है। लेकिन इसके बाद में भी इन्होंने एक अपूर्ण उपन्यास है जो कि मंगलसूत्र है, ठीक है, वो भी लिखा था। लेकिन जो अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो आपको गोदान माना जाता है। तो सबसे लास्ट में तो गोदान आएगा, ये तो तय है। और इसमें दोस्तों विकल्पों में दोस्तों गोदान ही आ रहा है। ठीक है, तो सेवा सदन है वो उनका पहला है, हिंदी का पहला इनका उपन्यास माना जाता है। ठीक है, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान, पहला इनका पूर्ण है वो मौलिक उपन्यास माना जाता है सेवा सदन। ठीक है, जो कि आपके सबसे पहले लिखा तो गया था उर्दू में, लेकिन वो आपके प्रकाशित हुआ था आपके हिंदी में। ठीक है, तो सेवा सदन, रंगभूमि 1925, गबन हो गया, और आपके गबन हो गया आपके साहब आपके 1931 में, और आपके जो गोदान हो गया 1936 में। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? बड़े भाई साहब, वापसी, डैफोडिल, जल रहे हैं, पाल गुमरा का स्कूटर। और वापसी, बड़े भाई साहब, पाल गुमरा का स्कूटर, डैफोडिल जल रहे हैं, पाल गुमरा का स्कूटर, बड़े भाई साहब और वापसी, बड़े भाई साहब, डैफोडिल जल रहे हैं, वापसी, पाल गुमरा का स्कूटर। तो ये दोस्तों इतना डीपली क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि नेट में ये एग्जाम में ये रचनाएं हैं वो ये कहानियाँ लगी हुई हैं। तो हम दोस्त मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो आपका उत्तर हो जाएगा वो आ जाएगा बड़े भाई साहब, जो कि आपकी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। इसका जो रचनाकाल है वो हो जाएगा आपके लगभग 1931 में लिखी थी। वापसी है वो आपके उषा प्रियंवदा की कहानी है 1960 में। ठीक है, और डैफोडिल जल रहे हैं ये आपके मृदुला गर्ग की कहानी है। पाल गुमरा का जो स्कूटर है वो आपके उदय प्रकाश की कहानी है। तो ये यूजी नेट के एग्जाम में लगे हुई दोस्तों कहानियाँ हैं, इसीलिए इनकी रचना है वो पूछी है, कालक्रम इनका पूछा है। अब हम बात करते हैं रचना काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी, आठवां सर्ग, द्रौपदी, छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सबसे पहले इन्होंने दोस्तों जिसमें लिखी थी द्रौपदी की। ठीक है, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद और शकुंतला की अंगूठी। तो ये इनका दोस्तों रचना का सही क्रम हो जाएगा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। कुकुरमुत्ता, दीपशिखा, पल्लव, कामायनी, दीपशिखा, पल्लव, कामायनी, कुकुरमुत्ता, कामायनी, पल्लव, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता, पल्लव, कामायनी, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके सीधे से 1928 में तो लिखी गई थी पल्लव। ठीक है, उसके बाद में आपके 1935 में लिखी जा रही है, आपके 1935-36 में लिखी जा रही है आपकी कामायनी। दीपशिखा है दोस्तों वो आपके 1942 में लिखी जा रही है। ठीक है, और
उसके बाद में दोस्तों ये कोकोरमत्ता है, ठीक है, वो आपकी लिखी जा रही है, जो कि प्रगतिवादी रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, दीपशिखा महादेवी वर्मा की हो जाएगी, कामायनी शंकर प्रसाद की, पल्लव हो जाएगी सुमित्रा नंदन पंत की। रचना काल के आधार पर अज्ञे की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। आंगन के पार द्वार, हरि घास पर क्षणभर, भग्नदूत बाबा अहेरी, भग्नदूत हरि घास पर क्षणभर, बाबा अहेरी, आंगन के पार द्वार, हरि घास पर क्षणभर, भग्नदूत बाबा अहेरी, आंगन के पार द्वार, और बाबा अहेरी, हरी घास पर क्षणभर, भग्नदूत, आंगन के पार द्वार। ये दोस्तों अज्ञे की इन रचनाओं को बहुत बार कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। और एक इनका अनुक्रम की निम्न में से कौन सा अज्ञे की रचनाओं का सही क्रम नहीं है, तो ये आपके सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके सबसे पहले भग्नदूत, हरी घास पर क्षणभर, बाबा अहेरी और आंगन के पार द्वार। ये इन्होंने रचना है वो लिखी थी 1933 में भग्नदूत लिखी थी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके बी। अगला जो आपका प्रश्न है वो है जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। श्रीधर पाठक, मैथिलीशरण गुप्त, दिनकर, अज्ञे, मैथिलीशरण गुप्त, श्रीधर पाठक, दिनकर, अज्ञे, श्रीधर पाठक, दिनकर, मैथिलीशरण गुप्त, अज्ञे, और श्रीधर पाठक, अज्ञे, दिनकर और मैथिलीशरण गुप्त। तो इसका दोस्तों यदि उत्तर देखें तो सबसे पहले हम आ जाएंगे साहब सबसे पहले श्रीधर पाठक की ओर, ठीक है। सबसे पहले श्रीधर पाठक हो गया, उसके बाद में आपके हो जाएंगे साहब वो हो जाएंगे मैथिलीशरण गुप्त, ठीक है। तो श्रीधर पाठक और उसके बाद में मैथिलीशरण गुप्त हो जाएंगे। उसके बाद में आपके दिनकर हो जाएंगे, ठीक है। दिनकर का जो जन्म है वो आपको 1908 में हुआ था, और जो अज्ञे है उनका जन्म है 1911 में हुआ था। तो ये इनका है, ये उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो देखते हैं क्या है कि रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। अंधेरे में असाध्य वीणा, सरोज स्मृति और पटकथा। असाध्य वीणा, सरोज स्मृति, पटकथा। अंधेरे में सरोज स्मृति, असाध्य वीणा, अंधेरे में पटकथा, और पटकथा, सरोज स्मृति, असाध्य वीणा और अंधेरे में। बताइए दोस्तों। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों सरोज स्मृति है, वो आपके निराला का एकमात्र हिंदी का सूपगीत माना जाता है। तो इसकी रचना है वो आपके 1935 में निराला ने की थी, ठीक है। असाध्य वीणा की रचना आपकी जो कि सेकंड ग्रेड में पहले शामिल थी लेकिन वर्तमान में हटा दी गई है, तो 1961 में असाध्य वीणा की रचना अज्ञे ने की थी। अंधेरे में है वो आपके मुक्तिबोध की रचना है 1964 में। पटकथा है वो आपके धूमिल की रचना है 1972 में। तो ये सी इसका उत्तर है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। सतरंगे पंखों वाली, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। और मिट्टी की बारात, युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, और फूल नहीं रंग बोलते हैं, युग की गंगा, मिट्टी की बारात, सतरंगे पंखों वाली। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके बी, ठीक है। युग की गंगा है वो आपकी केदारनाथ अग्रवाल की है, ठीक है। सतरंगे पंखों वाली है ये आपके नागार्जुन की रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं ये आपके केदारनाथ अग्रवाल की, और मिट्टी की जो बारात है वो आपकी शुभमंगल सिंह सुमन की है। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम क्या है। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। कुटिल लिपि, ब्राह्मी, गुप्त, देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, और देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी ब्राह्मी लिपि से सबसे पहले गुप्त लिपि बनी, गुप्त से कुटिल, और कुटिल से दोस्तों देवनागरी लिपि का विकास हुआ। अब हम दोस्तों कुछ एक स्थापना कथन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके सेकंड ग्रेड में कम ही आते हैं दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में या फिर कॉलेज लेक्चरर में ये आपके क्वेश्चन आते हैं, नेट में आते हैं। तो बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित रहती है क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है, ठीक है। ए और आर दोनों सही, ए गलत, ए आर, ए सही और आर गलत, ए और आर दोनों गलत। तो इसमें दोस्तों आपका पहला जो है वो आपका सही हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा है वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बिंब में अर्थ की संभावना रहती है, बिल्कुल रहती है साहब, लेकिन अर्थ हमेशा निश्चित होता है, लेकिन ये भी कोई निश्चित नहीं है क्योंकि बिंब है वो कैसा भी हो सकता है, उसके अनुसार कैसा भी अर्थ है वो लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर ए सही है और आपका आर गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। तो ये आपका 56 है, 56 में का हो जाएगा आपका सी। अगला जो आपका प्रश्न है वो देखते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। आचार्य शुक्ल कहते हैं साहब बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये तो आपका। यदि कोई विद्वान की परिभाषा है दोस्तों वो आपकी सही कहलाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कविता में कवि की हृदय लोक सामान्य भूमि पर पहुंच जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो यहाँ पर ए और आर हैं वो दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर आपकी जो 57 है उसमें आपका बी है वो सही हो जाएगा। अगला है वो आपका स्थापना। प्रेमचंद यथार्थवाद के आदर्शवाद को श्रेष्ठ मानते थे, बिल्कुल साफ समझते थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादातर जो कहानियाँ उनके आदर्शवाद से युक्त हैं। पूस की रात है, कफन है, नशा है, ये उनकी दोस्तों यथार्थवादी कहानियाँ मानी जाती हैं। तर्क, क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है, ये दोस्तों लेकिन ये कथन है वो एकांगी दृष्टि को यहाँ पर उजागर करता है। प्रेमचंद है वो आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते थे लेकिन यथार्थवाद को भी मानते थे, तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा और आपके आर गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ए है वो सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों वो हो जाएगा आपके कहानी छोटे मुँह बड़ी बात करती है, बिल्कुल करती है साहब कहानी छोटे मुँह, क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से संपूर्ण जीवन बोध के सत्य को प्रकाशित करती है, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सी आपका हो जाएगा। नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है, क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल दोस्तों गलत है, क्योंकि जितना श्रव्य है, जितना हम देखते हैं नाटक को, उतना ही हम सुनते हैं पात्रों के संवादों को, उनकी सारे को, बैकग्राउंड म्यूजिक को, ठीक है। तो पहला कथन गलत है और दूसरा भी कथन यहाँ पर गलत है, तो ए और आर यहाँ पर दोनों गलत हो जाएंगे। अगला जो आपका जो प्रश्न है वो हो जाएगा दोस्तों, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य की प्रवास आपको दी है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण करना है। तो जन समूह के हृदय का विकास है तो मनुष्य का क्यों, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, आपके 62 में का हो जाएगा आपका उत्तर डी, इनका उत्तर हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विकल्प या विज्ञान से नहीं है, ठीक है। काव्य है वो आपके संकल्प अनुभूति है, तो ये आपके जयशंकर प्रसाद की ये आपकी काव्य की परिभाषा है। और इसका तर्क क्या दिया गया है, क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है साहब, ये आपकी सही है और ये भी आपकी सही है, तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। ये नहीं दोस्तों, ये ए और आर है वो दोनों सही हो जाएंगे। 64 में आपका क्वेश्चन है, संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है, बिल्कुल ज़रूरी है साहब, और क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है, ठीक है, बिल्कुल सही है साहब। यहाँ पर आपके 64 में आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आपके ए और आर दोनों सही, तो यहाँ पर डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, ये सब गलत क्वेश्चन है, यहाँ पर सीधा ही दिख रहा है, क्योंकि समाज उसे जन्म से वही संस्कार प्रदान करता है, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके बी उत्तर हो जाएगा, एक और आर। स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है, ठीक है। बिल्कुल साहब ये आपका है वो दोस्तों, ये आपका सही है आपका, ठीक है, कि स्त्री है वो क्योंकि जन्म से है दोस्तों, कोई स्त्री और कोई पुरुष नहीं होता है, ठीक है। हमारे समाज में रह कर के वो पता लगता है कि भाई मैं स्त्री हूँ, ठीक है, मैं पुरुष हूँ, तो ये स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपकी नारी चेतना से संबंधित आपके कथन है, क्योंकि समाज उसे जन्म से ही वही संस्कार प्रदान करता है, बिल्कुल आपका सही है, दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए, बिल्कुल साफ करेंगे। शलभ में सापा में वर हूँ, तो ये आपकी जो पंक्ति है वो आपके जयशंकर प्रसाद से हो जाएगी। दुख ही जीवन की कथा रहूँ, क्या कहूँ आज तक जो कथा नहीं कही, ठीक है, तो ये आपके हो जाएगी आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, तो ये आपके हो जाएगी साहब सरोज स्मृति से हो जाएगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान, तो ये आपके सुमित्रानंद पंत की हो जाएगी, जो बीत गई सो बात गई, तो ये हो जाएगी आपके कवि बच्चन की, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पंक्तियाँ आपकी हो जाएंगी। अगली जो आपकी रचना है वो हमें मिलाना है कि कौन कौन से पात्र हैं और वो किस नाटक से संबंधित हैं, ठीक है। तो हम दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे आपके जो मल्लिका पात्र है वो हो जाएगी आपके दोस्तों यहाँ पर आपके आषाढ़ का एक दिन से, ठीक है। मल्लिका पात्र आषाढ़ का एक दिन। देवसेना है दोस्तों वो आपके स्कंदगुप्त से हो गई, ठीक है, और जो कार्नेलिया है वो आपके चंद्रगुप्त से हो जाएगी, ठीक है। और शीलवती जो पात्र है वो हो जाएगी आपके सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और शर्मिष्ठा जो पात्र है वो आपके हो जाएगी देहांतर तक। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2, 3 और आपके साहब 2, 3, 5, 1, तो यहाँ पर 2, 3, 5, 1, तो यहाँ पर आपका सी है वो आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ में सुमेलित कीजिए। तो रतिनाथ की चाची है दोस्तों वो आपका उपन्यास है, आपके रतिनाथ की चाची हो जाएगा, ये आपके नागार्जुन का हो जाएगा, ठीक है। परती परिकथा है ये आपके रेणु का हो जाएगा। कब तक पुकारूं रांगे राघव का हो जाएगा, और पानी के प्राचीन है ये आपके रामदरस मिश्र का हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा है, 2, 4, 1 और
2, 4, 1 और 3, तो यहाँ पर डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कवियों के साथ उनकी कृतियों को सुमेलित कीजिए। तो चिंतामणि की आपकी जो कृति हो जाएगी वो हो जाएगी कविकुल कल्पतरु, मतीराम की हो जाएगी आपके साथ व्रत कौमुदी, और भूषण की हो जाएगी आपके साथ में साहब छत्रसाल दशक, और बोधा की हो जाएगी आपके ब्रह बारिश। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5, 3, 1, 4। ठीक है, तो 5, 3, 1, 4 हो जाएगा, 5, 3, 1, 4 इसका उत्तर हो जाएगा आपके बी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने देख लिया। अब आपके कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं। 70, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ में सुमेलित कीजिए। वल्लभाचार्य हो जाएगा दोस्तों आपके शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय जनक। निम्बार्काचार्य हो जाएगा सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय, तो ये हो जाएंगे इनके द्वैताद्वैतवाद। और रामानुज का हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद, और मध्वाचार्य का हो जाएगा द्वैतवाद, और शंकराचार्य का हो जाएगा आपके अद्वैतवाद। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। निम्नलिखित कृतियों को उनके कवियों के साथ में सुमेलित कीजिए। चंदायन हो जाएगा दोस्तों मुल्ला दाऊद हो जाएगा 1379 ईस्वी। ठीक है, मृगावती हो जाएगा आपके कुतुबन की दोस्तों मृगावती हो गई। अखरावट हो गई दोस्तों जायसी की, और मधुमालती हो गई दोस्तों मंजन की। तो ये आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ में सुमेलित कीजिए। बिल्कुल करेंगे साहब। स्वयंभू हो जाएगा आपके साथ, स्वयंभू की हो जाएगी ब्रज भाषा कवि हैं। पौमचरी हो जाएगी, पुष्पदंत की हो जाएगी आपके साथ महापुराण हो जाएगी। ठीक है, अब्दुल रहमान की हो जाएगी संदेश रासक, हिंदी के पहले मुसलमान कवि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको पहला कवि माना है। शबरपा के हो जाएंगे दोस्तों चर्यापद। तो ये इनकी हो गई दोस्तों। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ में सुमेलित कीजिए। तो ये आपके सेकंड ग्रेड से दोस्तों संबंधित तो नहीं है, लेकिन जब आप भाषा विज्ञान जो पढ़ते हैं, ठीक है, भाषा विज्ञान जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपके कुछ सिद्धांत हैं। ठीक है, जिस प्रकार कैसे है वो भाषा की उत्पत्ति है वो हुई है। तो ये भी दोस्तों आपको करने पड़ते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके, हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके जो धातु सिद्धांत है, ठीक है, इसके ऑप्शन क्या हैं। तो इसका जो है दोस्तों धातु सिद्धांत है वो आपका कहलाएगा हेज का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, हेज का सिद्धांत हो जाएगा आपके 5वें से हो जाएगा। ये हो सिद्धांत हो जाएगा आपके तो ये हो जाएगा आपके न्वायर का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, तो 5 आपके ये हो जाएगा न्वायर का, सॉरी थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपके न्वायर का सिद्धांत। ठीक है, और जो आपके इंगित सिद्धांत है वो आपके ये हो जाएगा राय का, और संपर्क सिद्धांत है वो आपके रेज का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 4, 3, 2। तो यहाँ पर आपके देखते हैं 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2। तो यहाँ पर आपकी सी जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ में सुमेलित कीजिए। तो जो भट्ट लोलट है दोस्तों, ठीक है, तो वो आपके देते हैं दोस्तों भट्ट लोलट आपके उत्पत्तिवाद है, उसका सिद्धांत है वो देते हैं। भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद दे दिया। ठीक है, और आपके जो शंकुक हैं, ठीक है, आपके जो शंकुक हैं वो आपके दे देंगे अनुमतिवाद दे देंगे। और भट्ट नायक है वो आपके दे देंगे साहब आपके भुक्तिवाद। और आपके जो अभिनव गुप्त हैं वो दे देंगे आपके अभिव्यक्तिवाद। ये आनंदवर्धन है वो आपके अव्यंजनावाद है वो देते हैं। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ में सुमेलित कीजिए। तो जो दोस्तों चांद पत्रिका है, ठीक है, सरल है, उसको पहले आप मिलाने का प्रयास कीजिए कि जो चांद पत्रिका है वो आपकी हो जाएगी महादेवी वर्मा ने की थी। ठीक है, करमवीर पत्रिका है वो आपके माखनलाल चतुर्वेदी ने की थी। विशाल भारत है वो आपके साथ बनारसी दास चतुर्वेदी ने की थी। और प्रतीक है वो आपके अज्ञे ने की थी। जबकि प्रेमचंद की रचनाएं वो आपकी पत्रिकाएं 4 हैं, जागरण, माधुरी, हंस, मर्यादा। इनका जो संपादन है वो आपके प्रेमचंद ने किया था। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं लगभग 1 घंटे में दोस्तों मैंने जल्दी करने का प्रयास किया है। यहाँ पर दोस्तों आपके 75 जो प्रश्न हैं, ठीक है, जून 2012 का ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो हमने दोस्तों आज देखा है। तो आपके इसमें से दोस्तों कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों वो आपके थोड़े सिलेबस से आपने नहीं पढ़े होंगे। यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की, उनसे दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आपने पढ़े हैं उनमें से दोस्तों कितने सही हुए हैं, ठीक है, 75 में से आपको स्कोर बताना है। ठीक है, जिनका भी स्कोर यदि 60 प्लस बैठ रहा है,
तो उनकी जो तैयारी है दोस्तों वो सुपर चल रही है, ठीक है। उनको कोई भी दोस्तों इसी तरह से आपको मेहनत करते रहना है और आपको सफलता है वो निश्चित रूप से दोस्तों देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये प्रयास है मेरा अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा प्रयास लगा है, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए अब आपसे मिलता हूँ अगली कक्षा में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।